नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएन न्यूज़। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के दिग्गज नेता लगातार बंगाल में रैलियां कर रहे हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल में कूच बिहार से भाजपा की परिवर्तन यात्रा के चौथे चरण की उन्होंने शुरुआत कर दी है। जनसभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा, एक बार चुनाव जीतने पर ममता दीदी भी जय श्री राम बोलेंगी। ठाकुरबाड़ी में गृह मंत्री के पहुंचने पर सियासत पर क्या असर पड़ा है और क्या बंगाल के रण को अब जय श्री राम के नाम पर जीता जाएगा? आज की चर्चा इसी मुद्दे पर, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर बीजेपी और ममता बनर्जी जनता के बीच जाकर रैलियां कर रही हैं। वहीं बीजेपी के दिग्गज लगातार रैलियां कर रहे हैं और जनता से विकास को लेकर वादे कर रहे हैं। वहीं बता दें कि ममता के खेमे से कई दिग्गजों ने ममता का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। वहीं टीएमसी के नेताओं के बीजेपी में शामिल होने से ममता की मुश्किलें भी बढ़ती दिखाई दे रही हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल में कूच बिहार से भाजपा की परिवर्तन यात्रा के चौथे चरण की शुरुआत की। उनकी रैली में राजवंशी समाज की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं रैली के दौरान अमित शाह ने कहा कि मोदी को मौका दीजिए, सोनार बंगाल बना देंगे। उन्होंने कहा कि ये परिवर्तन यात्रा मुख्यमंत्री बदलने के लिए नहीं है, बल्कि बंगाल की स्थिति में परिवर्तन करने की यात्रा है। अमित शाह यही नहीं रुके, उन्होंने ममता दीदी पर निशाना साधते हुए कहा कि टीएमसी के गुंडों ने 130 भाजपा कार्यकर्ताओं को मार डाला। वे आजाद घूम रहे हैं और कोई पकड़ा नहीं गया। मैं टीएमसी को बताना चाहता हूं कि हम भविष्य में सरकार बना रहे हैं और हम इन गुंडों को सलाखों के पीछे डालेंगे। साथ ही कहा कि मोदी सरकार गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए 115 योजनाएं चला रही है। ममता दीदी इन योजनाओं को रोक रही हैं, नाकाबंदी बन रही है। मोदी सरकार गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा के लिए काम कर रही है। ममता दीदी केवल अपने भतीजे को अगला सीएम बनाने की दिशा में काम कर रही हैं। साथ ही कहा कि उन्होंने जय श्री राम के नारे को ऐसा बना दिया है जैसे कि यह कोई अपराध हो। वह इससे अपमानित महसूस करती हैं। हम जानना चाहते हैं क्यों। माहौल ऐसा कर दिया कि जय श्री राम बोलना माने गुनाह है। अरे ममता दीदी, बंगाल में जय श्री राम नहीं बोलना जाएगा तो कहां पाकिस्तान में बोला जाएगा क्या? मुझे बताओ भाइयों, बताओ बहनों, जय श्री राम बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए और गगनभेदी नारा लगाइए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। अबे ममता दीदी को इससे अपना अपमान लगता है? क्यों ममता दीदी, आपको क्यों अपमान लगता है? वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा नेताओं को हिंदू देवी देवताओं के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। सीएम ने कहा कि रथ भगवान और देवी देवताओं के लिए होता है, राजनेताओं के लिए नहीं। अब देखना ये होगा कि बीजेपी की परिवर्तन यात्रा क्या बंगाल में परिवर्तन ला पाएगी या ममता एक बार फिर अपनी गद्दी पर काबिज रहेंगी। स्पेशल डेस्क, आर्या न्यूज। जय श्री रण को जय श्री राम के नारे के साथ जीता जाएगा? सवाल सिर्फ यही बनता है। और इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करने के लिए टीएमसी के प्रदेशाध्यक्ष नीरज राय, सूर्य प्रकाश मिथिल, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का आर्या न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। सूर्य प्रकाश जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। ये परिवर्तन यात्रा सीएम बदलने के लिए नहीं है, बल्कि घुसपैठियों को रोकने के लिए है। ठाकुरबाड़ी में गृह मंत्री संदेश क्या देना चाहते थे? पल्लवी जी, पहले तो आप सभी लोगों को जय श्री राम। और आपका जो प्रश्न है कि हमारे देश के गृह मंत्री पूज्य अमित शाह जी क्या संदेश देना चाहते थे, तो वो संदेश देना चाहते थे
कि प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण बंगाल को दोबारा से सोनार बांग्ला बनाना है, इस बात का संदेश देना चाहते थे। इस बात का संदेश देना चाहते थे कि इस समय में जो हालात बंगाल के हैं, उन बंगाल के हालात को बदलने का संदेश देना चाहते थे। भ्रष्टाचार मुक्त बंगाल का संदेश देना चाहते थे, अपराध मुक्त बंगाल का संदेश देना चाहते थे, घुसपैठिया मुक्त बंगाल का संदेश देना चाहते थे और बेरोजगारी मुक्त किसानों के लिए काम करने वाली सरकार आए, इस बात का संदेश देना था। घुसपैठियों को दूर करने के लिए यह परिवर्तन रैली है, इससे क्या तात्पर्य था? देखिए, आप भी जानती हैं और मैं भी जानता हूं कि जो पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश से जुड़ा हुआ जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर से घुसपैठ होना बहुत आम बात है और बंगाल की कुल जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग इस समय बांग्लादेशी घुसपैठियों की तरह है, जो कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण इस समय वहां पर स्थायी नागरिक के रूप में निवास कर रहा है, जिनका कि इस देश मिट्टी से कोई लेना देना नहीं है, जिनका इस देश के ऊपर कोई अधिकार नहीं है, जिनका इस देश के अंदर होने वाले अपराध से बहुत बड़ा नाता है, उन घुसपैठियों को निकालने के लिए ये परिवर्तन यात्रा शुरू की गई है। हम लोग सीएए भी इसीलिए लेके आए थे कि इस देश का जो मूल निवासी है वही इस देश में रहेगा और समझना चाहती चाहे वो पाकिस्तान हो। इस बार परिवर्तन रैली में गृह मंत्री ने सीए का जिक्र भले ही नहीं किया है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने कहीं ना कहीं ठाकुरबाड़ी में पहुंचकर और खास करके जहां पर मटुआ समुदाय रहता है वहां पर पहुंच करके और घुसपैठिया शब्द का प्रयोग किया। तो इरादा उनका कहीं ना कहीं यही था कि सीए के बारे में चर्चा करनी है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से। नीरज राय जी, आपके पास आना चाहूंगी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए पल्लवी, जितने भी इनके रथ यात्रा परिवर्तन यात्रा निकल रहा है या जितने भी इनके स्टेटमेंट होते हैं, ये लगता ही नहीं है कि हमारे एक देश के गृह मंत्री के द्वारा निकल के आ रहा है। ये सोचने वाली बात है कि देश का गृह मंत्री एक प्रदेश में जो कि बांग्लादेश से सीमा सटी हुई है, उस जगह पर जाकर बोलते हैं कि घुसपैठियों के बारे में। भाई साहब, 6.5 साल से आप सत्ता में हैं, आप केंद्र में है, प्रदेश में जाकर बात करते हैं। घुसपैठियों को बाहर करने के लिए शेख हसीना से कितनी बार आपने बात किया? और घुसपैठी जब आते हैं देश में तो वहां प्रदेश की जिम्मेदारी नहीं होती है। बॉर्डर पे कौन सिक्योरिटी दे रहा है? वह केंद्र सरकार और खासतौर से अमित शाह जी के ही अधीन में वो व्यवस्था है। तो आप देखिए, यह जाकर वहां पर बोलते हैं कि हमारी योजनाओं को लागू नहीं करने दिया, अपराध बढ़ गया, टीएमसी के गुंडों ने वहां पर 130 कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी। आप मीडिया से हैं, कई बार इस पे डिबेट करी है। पहले आप यह निर्धारित कर लीजिए पल्लवी कि आप ही के चैनल पे 300 कार्यकर्ताओं का भी आंकड़ा अमित शाह जी ने दिया था, 130 का आज दे रहे थे। आखिरकार ये आंकड़ा कहाँ दुरुस्त और कैसे दुरुस्त होता है? देश के अंदर 165 किसान वहां पे शहीद हो गए, उस पर इनके स्टेटमेंट नहीं निकलता है। मैं अपने बड़े भाई साहब से भी पूछना चाहता हूं कि किसान को किस स्तर पे ये बंगाल में मजबूत करना चाहेंगे? ये देश के अंदर क्या आपने किया 6.5 सालों में? उसी का हिसाब लेकर आप जाइए, जनता के बीच वोट मांगिए। लोकतंत्र है, कहीं भी आप वोट मांग सकते हैं, जनता आपको सराखों पर ले लेगी। वो मुद्दा गृह मंत्री लेकर के नीरज जी पहुंच चुके हैं। घुसपैठियों को बाहर निकालूंगा, मटुआ समुदाय के बीच में पहुंचे थे वो। कहीं ना कहीं नागरिकता दिलाने का उन्हें भरोसा जरूर दिला दिया है मटुआ समुदाय को। पल्लवी जी, एक गृह मंत्री एक जिम्मेदार व्यक्ति है। अगर वो पहुंच गए नागरिकता दिलवाने की बात को लेकर, तो वहां पर हम एक जिम्मेदार व्यक्ति, आम नागरिक जो है ना, वही हमको और उनको नेता बनाए हुए हैं। तो उनका भी क्वेश्चन यही होगा कि जो व्यक्ति अपने आप में पूर्ण रहा है 6.5 सालों में, एक भी घुसपैठिया बाहर के लिए शेख हसीना से बात नहीं किया बांग्लादेश में, और तमाम वहां पर औद्योगिक ढांचा तैयार कर लिए, वहां पर जाकर इन्वेस्टमेंट की बात कर लिए। बात करने की क्या जरूरत है नीरज जी? नए घुसपैठियों की देखिए पल्लवी, सीए जो है सिटीजन जिस तरीके से ठाकुरबाड़ी को आज चुना गया, वहां पर रैली करने जिस तरीके से देश के गृह मंत्री पहुंचे, ठाकुरबाड़ी में पहुंचे, तो ये बेहद ही अहम बन जाता है। क्योंकि ठाकुरबाड़ी को ही क्यों चुना गया? जो मटुआ समुदाय वहां पर बहुलता के साथ रहता है।
आज की चर्चा हम इसी पे कर रहे हैं। हाँ, उसी पे हम भी कर रहे हैं। देखिए, हाँ। सीएए जो बात हो रही है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है ना, उससे पहले क्या है, एनआरसी है। हमारे यहाँ कौन है उससे भी तो जांच होना जरूरी है, उसके बाद ना हम सिटीजनशिप पे बात करेंगे। तो पहले तो हमारे यहाँ कौन है कौन नहीं, हम 5 भाई हैं 4 भाई हैं, हमारे यहाँ 3 घुसपैठी हैं, पहले तो एनआरसी से वो क्लियर होगा, उसके बाद प्रोसेस चलता रहता है इसका, तो उसको पहले चलाएं, प्राथमिकता को पहले दें। तुरंत पहली सीढ़ी की बजाय आखिरी सीढ़ी पे पहुंचेंगे। इससे कोई मतलब नहीं नीरज जी, दोनों चीजें बहुत अलग हैं। प्रकाश जी, नहीं बताइए हमको कैसे अलग है, कैसे अलग है? नहीं, आप सुनिए, मैं आप ही को याद दिला रहा हूँ, मैं आपको याद दिला रहा हूँ पल्लवी, याद दिला रहा हूँ। जब लोकसभा चुनाव से पहले यही अमित शाह जी बोले थे कि पहले एनआरसी होगा, एनआरसी अति आवश्यक है हमारे देश में, उसके बाद आपका सीएए चलेगा। उन्हीं की भाषा है, मैं अपनी भाषा थोड़ी बोल रहा हूँ, मैं कानूनविद नहीं हूँ। दोनों चीजें हैं, लेकिन दोनों चीजें एक से जुड़ी हुई नहीं है। सूर्य जी, कैसे नहीं जुड़ी है, थोड़ा हमको बता दीजिए ना। ठीक है सूर्य जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है सूर्य जी, कोई टेक्निकल दिक्कत हो गई है मुझे लग रहा है। दोबारा अब ठीक है, अब ठीक है। हाँ जी बोलिए, बात पूरी करिए। आज मैंने ये तय किया है कि ना तो मैं किसी को इंटरप्ट करूंगा, और मैं ऐसी आशा करता हूं कि मेरे समय में कोई नहीं बोलेगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। जी बोलिए। देखिए पल्लवी, ये जो चुनाव आ गया है आज, ये चुनाव जो है ये बंगाल के भविष्य को तय करेगा। या तो बंगाल बांग्लादेश का हिस्सा बनने जा रहा है, यदि भारतीय जनता पार्टी वहां सरकार नहीं बनाती है तो फिर वहां पर घुसपैठिए अपना जो हिंसा का नंगा नाच करते हैं वो करते रहेंगे, और आने वाले समय में वहां पे घुसपैठ की समस्या इतनी बड़ी हो जाएगी कि ऐसा भी हो सकता है कि आज भी कई जिलों में ऐसी स्थिति है कि वहां पर कानून व्यवस्था बिल्कुल नगण्य है, और आगे जाकर और बुरी स्थिति हो जाएगी। या फिर बंगाल जिस प्रकार महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, उस प्रकार से विकास है। मैं आपका ध्यान कुछ विषयों में दिलाना चाहता हूँ। जिस बात को माननीय गृह मंत्री जी ने भी छुआ, गृह मंत्री जी ने बोला हम बेरोजगारी रहित बंगाल का जो है स्वप्न जो देखा गया है वो पूरा करेंगे। आज बंगाल में कोई कमी नहीं है पल्लवी जी, विश्व का सबसे बड़ा उपजाऊ भूमि का डेल्टा यदि कहीं है तो वो बंगाल के अंदर है। साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी में इतना बड़ा मत्स्य उद्योग जो इस समय में बहुत ही सूक्ष्म स्थिति में है वो है, वहां संभावनाएं बहुत है। इसके अलावा आप देखें, चाहे वो जूट उद्योग हो, चाहे वो बंदरगाह उद्योग हो, इसके अलावा बंगाली मानुष जिसे कहते हैं कि विश्व के सबसे समझदार लोग होते हैं, वहां पर विद्या की कोई कमी नहीं है, वहां पर दिमाग की कोई कमी नहीं है, लेकिन कमी जो है वो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक इच्छा शक्ति की है। यहाँ पर लड़ाई किसी मुख्यमंत्री को बदलने की नहीं है, यहाँ पर लड़ाई किसी मुख्य प्रधान किसी विधायक को बदलने की नहीं है। अगर ठीक है नीरज जी आपके पास आना चाहेंगे, अगर पश्चिम बंगाल सक्षम है फिर है तो वो कहेगी, वैसे भी गृह मंत्री ने कह दिया सीएम तो बदलना चाहते ही नहीं है। देखिए मैं भी बता दूं, सूर्य प्रकाश जी बोल रहे थे कोई बीच में नहीं बोलेगा तो मैं नहीं बोला। आपने भाई साहब जिन जिन प्रदेशों का जिक्र किया है उन प्रदेशों के हालात और बंगाल के हालात बहुत अंतर है, क्योंकि जो उपजाऊ जमीन की बात किए हैं तो 2019 से 20 तक 5 बार कृषि कर्मण अवार्ड बंगाल को मिला हुआ है केंद्र सरकार के द्वारा। जिस मध्य प्रदेश की चर्चा आपने किया उसको सिर्फ 2 बार मिला हुआ है, तो इतना से ही आप जान सकते हैं कि वहां पे किसानों की स्थिति कैसी है। और दूसरा चीज, आप बंदरगाह की बात कर रहे हैं, बंदरगाह वहां पे विश्व में स्थान रखते हैं, इसीलिए हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको दे दिया है, प्राइवेटाइजेशन कर दिया, उसको प्राइवेट हाथों में दे दिया है, अब देख रहे हैं। और रही बात वहां की व्यवस्था की, भाई साहब वहां पे जो व्यवस्था चल रही है, एक ही चीज सिर्फ चिल्ला रहे हैं। अमित शाह जी का पूरा स्पीच मैंने सुना, उन्होंने चिल्लाया है कि मैं किसान सम्मान निधि दूंगा, मैं किसान सम्मान निधि दूंगा, 18,000 दूंगा 3 साल का जोड़। मैं गिना दूं आपके माध्यम से पल्लवी कि वहां पर 8 से नहीं 7 से 8 सालों से कृषक बंधु योजना के तहत वहां के हर किसान को 73 लाख परिवार को, इनके तरफ 23 लाख परिवार मानक नहीं, 73 लाख परिवारों को 10,000 सालाना दिया जाता है, 5-5 हजार के 2 किस्तों में। किसान बीमा प्रीमियम वहां की सरकार भरती है,
जो कि देश के किसी हिस्से में केंद्र सरकार बता दे कि किसान बीमा प्रीमियम में भरती हो, इनकी सरकारें नहीं भरती है। 2 लाख रुपया हमारा वहां पे मिलता है, एक्सीडेंटल बीमा दिया जाता है। 18 साल से 60 साल के किसान अगर एक्सपायर कर जाते हैं, उनका इंतकाल हो जाता है, तो केंद्र सरकार इसका काट पहले देश के अंदर दे। 6,000 रुपया पूरा डफली फेंक कर दे रहे हैं, जैसे लग रहा है कि हमारे किसानों पे एहसान कर रहे हैं। देश के अंदर किसान धरना पे बैठे हैं, युवा रोजगार मांग रहा है, 2 करोड़ रोजगार देने के नाम पे आते ही प्राइवेट सेक्टर में रोजगार कम करने लगे। किसान समाधान चाहता है, महिला सशक्ति और सुरक्षाकरण चाहती है, उस पर इनको ध्यान नहीं जाता है। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप बंगाल को समृद्ध बनाने की बात नहीं कर रहे हैं। यही तो विडंबना की स्थिति टीएमसी के लिए हो जाती है कि एक तरफ ममता जी कहती हैं कि किसानों का पैसा केंद्र से नहीं आ पा रहा है, कम आ रहा है, केंद्र सौतेला व्यवहार कर रही है, केंद्र दे नहीं रही है। दूसरी तरफ गृह मंत्री ने जिस तरीके से आज जिक्र किया कि किसान योजनाएं हैं जो पूरे देश में लागू हैं, किसानों के डायरेक्ट अकाउंट में पैसा जा रहा है, वो तो पश्चिम बंगाल में लागू ही नहीं होने दिया जा रहा है। मैं इस पर थोड़ा 30 सेकंड में बता दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, वहां पर जो योजना कृषक बंधु चल रही है, तो टोटल 73 लाख किसान परिवार के लिए चल रही है, ठीक है। इनका जो आया था कृषि सम्मान निधि के लिए, वहां से पूरा फॉर्मेट गया था केंद्र सरकार को, जिसमें से कि इन लोगों ने मात्र 23 लाख किसान परिवार को ही ये लोग उसमें मानक के तहत पात्र पाए थे। तो दीदी ने अनेक बार इनको लेटर लिख के दिया कि अगर मैं 73 लाख किसान परिवारों को योजना का लाभ दे रही हूं, तो आप लोग क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि मानक तो एक ही होना चाहिए। मेरा देने का मानक तो 73 लाख परिवार 8 से नहीं 7-8 सालों से दे रही है, तो आप 73 की बजाय 23 का क्यों कर रहे हैं? विभेद की भावना क्यों यहाँ पे पैदा कर रहे हैं? बस इतने ही टेक्निकल फॉल्ट की वजह से रुका हुआ था। अब आइए वहां पर जो इनकी चीजें चल रही है, पहली बार से 2 बार से मिल रहा है किसान सम्मान निधि। 14.5 करोड़ किसान परिवार हैं, जो कि प्रधानमंत्री जी का ही आंकड़ा है, देश का आंकड़ा है। तो 6,000 के हिसाब से कम 90,000 करोड़ लगभग चाहिए पूंजी देश के किसानों को देने के लिए। वहां पर क्या जाता है, पहली बार जो गया था 45 से 50,000 करोड़ गया, इस बार मात्र 38,000 करोड़ ही दिया गया है। और जो नया सेशन के लिए आया उसमें भी बजट कम हो गया है। भाई किस पैमाने के हिसाब से आप किसानों को मानक के तहत ला रहे हैं, यह भी तो स्पष्ट करिए। केवल शोर कर देने से, मैं नहीं कह रहा हूं कि आपकी योजना खराब है, लेकिन योजना को पूरा करिए। कहना चाहते थे आप कुछ? पल्लवी जी, जो हमारे मित्र हैं, इनको शायद आंकड़े नहीं पता, या ये इस समय में देश के सामने बताइए जो झूठ है, जैसे बंगाल के अंदर दीदी झूठ बोलती हैं, उसी प्रकार ये भी टीवी पे बैठ के झूठ बोल रहे हैं। शायद ये टीएमसी की आदत है। मैं आपको बताना चाहता हूं, 115 योजनाएं हैं जिनको केंद्र ने पूरे देश में लागू किया है, लेकिन पश्चिम बंगाल में दीदी ने उसको लागू नहीं किया। रही बात किसान सम्मान निधि की, तो 1.25 करोड़ किसानों को यदि दीदी बंगाल के अंदर इस योजना को लागू कर देती, तो शायद 1.25 करोड़ किसानों को और लाभ होता, अतिरिक्त लाभ होता। शायद 70 से 75 लाख किसानों को बंगाल के अंदर उसमें लाभ हो। लेकिन दीदी ने केवल चुनावी मुगालते के लिए इस बात पर अपना विरोध दर्ज किया कि नहीं, हम बंगाल के अंदर केंद्र की कोई भी योजना लागू नहीं होने देंगे, चाहे वो आयुष्मान भारत योजना भी हो, वो भी वहां बंगाल में लागू नहीं है। इसके अलावा चलिए ठीक है, जिस मुद्दे को लेकर के चर्चा की शुरुआत हुई थी, जैसा कि हमने आपसे कहा था कि भले ही अप्रत्यक्ष रूप से गृह मंत्री वहां पर कह के चले आए हो सीए के बारे में, सीए का नाम नहीं लिया, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जरूर कहा। और जो बड़ी खबर है मैं आप दोनों को बताते चलूं, गृह मंत्री का बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि हम सीए लेकर आए, बीच में कोरोना आ गया। ममता दीदी कहने लगी ये झूठा वादा है, हम जो कहते हैं वो करते हैं। जैसे ही वैक्सीनेशन का काम समाप्त होगा, जो अभी देश में चल रहा है, वैसे ही कोरोना से मुक्ति मिल जाएगी और सभी को नागरिकता देने का काम भाजपा सरकार करना शुरू कर देगी। कि यानी कहीं ना कहीं, और ये ठाकुरगंज से ही, ठाकुरबाड़ी से ही उनका ये बयान सामने आया है। मतलब वहां पर भले ही नहीं दिया नीरज राय जी, लेकिन अब ट्वीट के जरिए ये जरूर बता दिया कि सीए तो भैया आके रहेगा। नीरज राय जी देखिए पल्लवी, जो चीजें हैं ना, अगर इनका चाल चरित्र और चेहरा, अभी सूर्य प्रकाश जी बोल रहे थे कि टीएमसी झूठ बोलती है। भाई साहब देखिए, लहजा आपने शुरुआत किया है तो एक आध लहजा बोलूंगा, बुरा मत मानिएगा। इन्होंने जो कहा कि 2019 का जब चुनाव आया था, उससे देखा कि आप ठीक अगस्त में 18 में शुरू हो गया था इनका एनआरसी का मामला। सीए का एनआरसी कैसे खत्म हुआ है अभी उतना विस्तृत चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि इनके ही मुख्यमंत्री त्रिपुरा के विप्लव देव भी आ गए थे बांग्लादेशी में, तो उसको खत्म करना पड़ा था। ठीक है, अब रही बात तो भाई राष्ट्र हित में जो मुद्दे हैं उस पर राजनीति करना बंद कर दे अगर भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी की सरकार है बंगाल में,
देश में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, तो देश से बड़ा एक प्रदेश नहीं हो सकता है। सिर्फ इनका एक राजनीतिक ढांचा तैयार करना है। इन्होंने एक मुद्दा बताया था आयुष्मान योजना का, थोड़ा सा इस पर 30 सेकंड में बोलूंगा। सूर्य प्रकाश जी, इस चीज की जानकारी आप ही को नहीं, आपके जो तुर्रम खां प्रवक्ता बैठते हैं उनको भी नहीं है कि आयुष्मान वास्तव में है क्या। आयुष्मान आप वहां पे चला रहे हैं देश में, वहां पीछे हमारे यहाँ बंगाल में 7-8 साल पहले से 2011-12 से योजना चल रही है जिसमें कि 5 लाख दिया जाता है मेडिक्लेम। अब आइए फॉल्ट कहाँ फंसा यहाँ पर, जो प्रदेश में और केंद्र में जो आयुष्मान योजना का जो टाई अप हुआ पल्लवी, उसमें कंट्रीब्यूशन करना होता है स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो हम वहां पे 100% इन्वेस्ट करके चला रहे थे। तो सरकार की योजना पे ममता जी ने कहा था कि मैं तो अपनी योजना चला रही हूं, आप में अगर कंट्रीब्यूशन करना पड़े तो मैं नहीं चला पाऊंगी, आप इसके पैरेलल एक योजना चला दीजिए क्योंकि मेरी योजना पूरा नहीं चल रही है। तो इनको मिल गया एक मुद्दा, किसान सम्मान पे हम लड़ाई लड़ेंगे और आयुष्मान पे लड़ेंगे, और इसके अलावा कोई मुद्दा इनके पास नहीं रही। राष्ट्रवाद को बेच के हम लड़ेंगे, राष्ट्रवादी रहेंगे नहीं रहेंगे इस पे नहीं सोचना है। या तो आप देख लीजिए, ये आप बात कर लीजिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सिद्धांत। पल्लवी जी, सूर्या जी आप इनको दे रही हैं बार-बार, सूर्या जी का मौका दें। बिल्कुल अपनी बात पूरी करिए सूर्या जी। ये सिर्फ झूठ बोले जा रहे हैं, झूठ बोले जा रहे हैं, मुझे जवाब देने नहीं दे रही हैं आप। 2 सेकंड में बोलता हूं सूर्या जी ठीक है बोलिए। अब देखिए बड़ी खबर सूर्या जी सामने आई थी, अभी भी ट्वीट आया है गृह मंत्री का। उन्होंने यही कहा कि एक बार मैं दौरे पर नहीं जा पाया था क्योंकि आपको भी पता होगा जिस तरीके से किसान आंदोलन उग्र हो गया था और बम से धमाका हुआ था लुटियन रोड पर, तो जिस तरीके से उस टाइम जा नहीं पाए थे गृह मंत्री, तो उनका अभी बयान सामने है। उन्होंने कहा कि मैं तब नहीं जा पाया था तो ममता बनर्जी बड़ी खुश हो गई थी, लेकिन वो ज्यादा खुश ना हो क्योंकि मैं अप्रैल तक आता रहूंगा। सूर्या जी, पिछले 6.5 सालों से तो इनको देख ही नहीं है ममता बनर्जी। अभी मेरे मित्र बहुत सारी बातें कर रहे थे कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमने वो किया। अगर आपने इतना ही सब कुछ अच्छा किया तो आज बंगाल देश के अंदर विकास करने वाले जो राज्य है उनमें 24वें पायदान पे क्यों है? आज हेल्थ इंडस्ट्री बंगाल के अंदर बिल्कुल खत्म हो चुकी है। आज इंडस्ट्री जितनी भी है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, असेंबलिंग यूनिट हो, किसी प्रकार का उद्योग हो, कोई एमएसएमई हो, सब वहां पर बंगाल में खत्म हो चुका है। आप बंगाल के अंदर केंद्र की प्रधानमंत्री मुद्रा योजना नहीं लागू करने देते। आप बंगाल के अंदर प्रधानमंत्री जी का जो दिक्स्वप्न है स्टार्टअप योजना, स्टैंड अप योजना, प्रधानमंत्री जी का और जो अपना दलितों के लिए योजनाएं हैं, आप योजनाएं लागू नहीं होने देते। आपने अभी पहले बोला आपने कि हमने 2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल बीमा जो है वो करा है। वो आपको जानकारी देना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा ऑलरेडी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और प्रधानमंत्री बीमा योजना के नाम से 2 योजनाएं पूरे देश के अंदर चल रही है, जिसमें कि 2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल डेथ योजना जो है क्लेम भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है और इससे पहले किसी सरकार ने वो शुरू नहीं किया। अब हम आ जाते हैं बंगाल के विषय की। तो बंगाल के अंदर जो आज की स्थिति है, बंगाल के अंदर सुशासन की जरूरत है। बंगाल में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसको खत्म करने की जरूरत है। बंगाल में जो बेरोजगारी फैली हुई है उसको खत्म करने की जरूरत है। 130 लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मार दिए जाते हैं, किसी के कान पे जू नहीं रेंगती है। बंगाल के अंदर पुलिस बिल्कुल तृणमूल के काडर की तरह काम कर रही है। जिस कूच बिहार के अंदर ठाकुरबाड़ी से आज माननीय गृह मंत्री जी ने अपना जो 4थे चरण का जो परिवर्तन यात्रा है उस परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की है, उसी कूच बिहार में मैं पिछले चुनावों में चुनाव लड़के आया हूं। वहां पर हम लोगों ने देखा है बंगाल के अंदर कितना बड़ा जंगल राज है। सीआरपीएफ तक पे हमला करते हैं, टीएमसी के कॉर्डर बम बनाते हैं। नीरज जी, सूर्या जी ने बेरोजगारी का जिक्र किया, आपने अभी जो आप बातचीत कर रहे थे इसमें बेरोजगारी का जिक्र किया। आज ठाकुरबाड़ी पहुंचे हुए थे गृह मंत्री, और अगर बेरोजगारी की बात करें तो सरकारी नौकरियां मतुआ समुदाय को सिर्फ इसलिए नहीं मिल पाती हैं क्योंकि वो तो आपको भी पता है अभी उन्हें नागरिकता तो प्राप्त नहीं है। हक सारे मिले लेकिन नागरिकता नहीं। देखिए पल्लवी जी, यह मतलब ऐसे बेशर्माई पे उतर आते हैं लोग। केंद्र की सरकार भाई पूरे हिंदुस्तान की सरकार है, बंगाल से बड़ा देश है ना। ये अपने जिम्मेदारियों से बचने के लिए ये एक जाकर प्रदेश पे छोड़ रहे हैं। भाई साहब 2 करोड़ नौकरी देने के चक्कर में आप लोग 2 करोड़ हर साल नौकरी छीन लिए। और इन्होंने कहा है किसान बीमा पे, भाई साहब बता दूं आपको सूर्य प्रकाश जी, एक दिन और भी आपके साथ था,
मैं बहुत छोटे किसान का लड़का हूँ, खेती भी करता हूँ, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद से आता हूँ। ठीक है, अब बता दूं कि आज तक कोई एक व्यक्ति, आपको तो ये भी नहीं पता होगा कि आपदाओं का निस्तारण कैसे होता है। अगर जिस फसल बीमा की आप बात करते हैं, एक किसान नहीं दिखा हमको जो कि ये कहते कि मैंने किसान बीमा प्रीमियम पाया। आप बात करते हैं सरकार देती है, हम सूर्य जी ठीक है, सूर्य जी भाई साहब सुनिए, प्रकाश जी सुनिए, भाई सुनिए, अरे बोल दीजिए, सुनने के लिए ना, सुनने की क्षमता रखें। बंगाल की आप बात कर रहे हैं, उस बंगाल के अंदर जो किसान भात उगाता है, धान उगाता है, उस किसान की स्थिति क्या है ये किसी से छुपी हुई नहीं है। आपको जानकारी देना चाहता हूं पल्लवी जी, भारतीय जनता पार्टी ने 40,000 गांव के अंदर जो किसानों के संग एक मुट्ठी धान का जो कार्यक्रम शुरू किया, वो इसलिए शुरू किया कि किसानों के अंदर आत्मविश्वास पैदा हो सके कि भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है। आपको याद होगा पल्लवी कि जब 2014 में सरकार बनी तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए लोहा मांगा गया था, हम भी दिए थे लोहा इन लोगों को, लेकिन उस मूर्ति को बनाने में दलाली कर गए लोग। कोई सुधरी नहीं है। और आज ये देखिए तो बंगाल में इनको एक मुट्ठी चावल चाहिए, करते हैं बात सुशासन की, उत्तर प्रदेश में अपराधी मारते हैं। मेरा सवाल ठीक है, मुझे लग रहा है नीरज जी, मैंने आपसे सवाल ये किया था कि बेरोजगारी का जिक्र किया सूर्या जी ने, मथुआ समुदाय को नागरिकता नहीं मिली और उसका कारण ये था क्योंकि उनको सरकारी नौकरियां क्योंकि नहीं मिल पा रही हैं और इसी वजह से। ठीक है सूर्या जी, सुनिए तो उनको चुप कराइए ना। ठीक है सूर्या जी, उनको चुप अब जिस तरीके से गृह मंत्री ठाकुरबाड़ी पहुंचे हुए थे तो कहीं ना कहीं मथुआ समुदाय को वो लुभाना चाहते हैं क्योंकि एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। अगर हम विधानसभा सीटों की बात करें, 40 विधानसभा सीटें हैं उधर और 10 लोकसभा सीटें हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि 30 से 40% वोट जो है इनके अंदर आता है। तो अगर इनको टारगेट कर लिया जाता है, अगर ये बीजेपी के पक्ष में चले गए नीरज जी, तो आपको पता है ना कि सत्ता किसके हाथ में जाएगी, किंग मेकर की भूमिका में मथुआ समुदाय आ जाएगा। नीरज जी, क्या क्या काम किए आप मुझे बता दीजिए। सूर्या जी इसी पर चर्चा कर रहे थे ना, सवाल ले लेने दीजिए, अगला सवाल आपसे सूर्या जी। नीरज जी बात पूरी करिए। अरे बुजुर्ग आदमी है, थोड़ा चुप रहे। ठीक है, ये बताइए कि देश का एक गृह मंत्री जाकर बोल रहा है, भाई किसी विपक्ष का नेता नहीं बोल रहा है पल्लवी, इस प्रकार की हल्की बात ना करें, तथ्यों के आधार पे मुझसे बात करें। 6.5 सालों से ये लोग, और वहाँ पे जो योजनाएं हैं, एक योजना सबके अपने हिसाब से मिलती है, इससे पहले इनको योजना नहीं दिखती थी। देश को गर्व में लेकर जाने वाले, अर्थव्यवस्था को धरातल पर लेकर चले गए जमीन के अंदर, आज इनको बंगाल में मथुआ समुदाय दिख रहा है। देश को ये रसातल में पहुंचा दिए लोग, लंबी लंबी बातें बोलने वाले, जिनका इंटरनेशनल टाइप का गुंडा ही सरगना रहा हो, ये दूसरे को गुंडा बोलेंगे, नेशनल गुंडा इनका सरगना, अब वो टीएमसी को गुंडा बोलेंगे। वहां पे किसान शहीद हो गए, इनको नहीं दिख रहा है। इनके जो कार्यकर्ता हैं, अपने ही कार्यकर्ताओं को। देखिए नीरज जी, आप सवाल का मेरे जवाब नहीं दे रहे। नीरज जी, मेरा सवाल आपसे ये था कि 30 से 40% वोट प्रतिशत जो है वो मथुआ समुदाय के पास आता है। मथुआ समुदाय अगर जिस तरीके से गृह मंत्री से मुलाकात करने के लिए भी कुछ दिन पहले आए थे, मथुआ समुदाय के लोग आए थे, अगर ये वोट बैंक, ये कोर वोट बैंक है और अगर ये चला जाता है बीजेपी के पाले में, तो किंग मेकर की भूमिका में मथुआ समुदाय आ जाएगा। और क्योंकि अब देखिए 2010 में मथुआ माता जो थी, बड़ो माँ जो थी, उन्होंने हाथ रखा था ममता बनर्जी के ऊपर। अब क्योंकि वो तो है नहीं, बड़ो माँ तो है नहीं। ठीक है सूर्या जी, सवाल का जवाब तो लेने दीजिए, बहुत बड़ी बात है। गृह मंत्री ठाकुरबाड़ी पहुंचे हुए थे सूर्या जी, अगला सवाल आपसे ही होगा सूर्या जी। मैं बोलूं सूर्या जी, इस तरीके से चर्चा नहीं हो पाएगी। एक मिनट रुकिए। भाजपा में आने को हर एक टीएमसी का व्यक्ति तैयार बैठा है। ठीक है, अभी ठाकुरबाड़ी का जिक्र कर ले कि ठाकुरबाड़ी को क्यों चुना गया सूर्या जी। ठीक है सूर्या जी, नीरज जी, सूर्या जी ठीक है, बिल्कुल कांग्रेस की तरह होने जा रहा है। अच्छा आप ही बोल लीजिए। ठीक है नीरज जी, तो सवाल मेरा ये था कि 2010 में जिस तरीके से मथुआ माता ने हाथ रखा था ममता बनर्जी के ऊपर, अब क्योंकि वो है नहीं, आगे का क्या होगा? क्योंकि ये बहुत बड़ा वोट बैंक है, अगर बीजेपी के पास चला जाता है खामियाजा भुगतना पड़ेगा टीएमसी को। अरे वही मैं आपके सवाल का जवाब दे दिया था पिछली बार भी। मैंने ये कहा कि देश का गृह मंत्री जाकर वहां पर मथुआ समुदाय के सामने घिघिया रहा है, बिलबिला रहा है, तो वहां के समुदाय के लोग ये जानने को इच्छुक तो होंगे ना कि देश का गृह मंत्री है, न कि किसी प्रदेश का गृह मंत्री। पिछले 6.5 साल में इसने हमारी सुधि नहीं ली,
या इनके जो सांसद हैं वो कितना विकास किए, अपने सांसदों को कितनी योजनाएं दी 18 सांसदों को पिछले 1.5 सालों में, इसका भी तो सवाल मथुरा समुदाय के लोग या बंगाल की जनता मांगेगी ना। तो ये बात पड़ती है। एक मुख्यमंत्री के खिलाफ दौड़ रहे हैं लोग, तो बिलबिलाइए जाकर। लेकिन सालों से जिस तरीके से ये समुदाय सिर्फ और सिर्फ नागरिकता पाने का इंतजार कर रहा था, और माना ये भी जा रहा है, क्योंकि बीजेपी आप पर आरोप ये लगा रही है कि आप लोगों ने ये उनसे वादा किया था कि नागरिकता मिल जाएगी इस देश की, अब क्योंकि आप लोगों ने वादा खिलाफी की तो ये समुदाय आपसे रूठा हुआ है। यही वजह थी कि ये समुदाय दिल्ली आया था गृह मंत्री से बातचीत करने के लिए। देखिए, ये समुदाय आया था गृह मंत्री के लिए, तो गृह मंत्री को एहसास दिलाने के लिए गया था कि भाई आप देश के गृह मंत्री भी हो, अब वो जो आप चोला पहने हो विपक्ष वाला, बहुत दिन विपक्ष में बैठ लिए, सिर्फ सवाल ही पूछना, आरोप लगाना आपका नैतिक कर्तव्य था। अब उतारो उस चोला को और जिम्मेदारियों को संभालो, और सूर्य प्रकाश जी जैसे सिर्फ बोलने वाले लोगों को भी संभालो, ये मुद्दों की बात करें, अनर्गल प्रलाप न करें, इससे छवि खराब होती है। और बंगाल में इस बार 4 महीना बाद पल्लवी दिख जाएगा ना, क्योंकि हम वहाँ पे जिनकी कोई छवि नहीं होती वो हमें बताए कि छवि खराब होती है। ठीक है सूर्या जी, भले ही हम इस समाज को कितना भी दरकिनार करें, इसे शरणार्थी समझे या आदिवासी समझे, लेकिन आज की जो सियासत है वो कहीं ना कहीं इसी समुदाय पर आकर टिक चुकी है। क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस बार पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में ये समुदाय किंग मेकर की भूमिका में है, और यही वजह है कि गृह मंत्री वहां गए थे ठाकुरबाड़ी। सूर्या जी, मैं कह रहा हूं ना, मैं कह रहा हूं पल्लवी जी आपसे, मैं नीरज राय जी से बात करना चाहता हूं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि पिछले 9 साल में, 9.5 साल में आप सत्ता में थे, आप मुझे इस बात का उत्तर दें कि मथुरा समुदाय के विषय में आप लोगों ने क्या क्या कार्य किए हैं उनके जीवन को सुधारने के लिए। अभी आपने बहुत सारी झूठी योजनाएं हमें गिना दी जो कि केवल घुसपैठियों को लाभ पहुंचाने के लिए थी। आपके जो टीएमसी के कार्यकर्ता एजेंट बनकर बैठे हुए हैं घुसपैठियों के आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड बनवाने के लिए। आपकी टीएमसी की सरकार ने मथुरा समुदाय के जो विकास के लिए क्या किया? केंद्र की सरकार तो बहुत ज्यादा चिंतित है। मथुरा समुदाय एक इतना विशाल समुदाय है जो राष्ट्रभक्त समुदाय है, जो इस देश के अंदर, इस देश की मिट्टी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने को भी तैयार है। उस समुदाय को ये बताइए टीएमसी के लोगों, आपने इतने दिन तक इग्नोर क्यों किया? इस बात का उत्तर दीजिए आप लोग। ठीक है, नीरज जी जवाब दीजिए। अच्छा ये बताइए, ये फर्जी राष्ट्रवादी जिसका न कोई इतिहास रहा है न कुछ रहा है, और दूसरों को ये देशद्रोही बोलने वाले फर्जी राष्ट्रवादी, देश के प्रति इनका क्या कर्तव्य बनता रहा, इस पे झूठ, जिसका झूठ की बुनियाद पे सरकार बनाना जिसका इतिहास रहा हो, वो हमसे सवाल पूछेंगे। सूर्य प्रकाश जी, एक चीज को देख लीजिए, एक समय में जब आपका एक नेता 35 साल तक भीख मांग कर खाने का कार्यक्रम कर रहा था ना, उस समय 28 साल 29 साल की एज में देश की कद्दावर नेता सोमनाथ चटर्जी जी को ममता जी चुनाव हराकर लोकसभा में गई थी। एक गरीब आदमी एक चाय वाले के खिलाफ तो खड़े होंगे ही ना। आप चिल्ला रहे हैं, फिर आप चिल्ला रहे हैं, मतलब का आप चिल्ला रहे हैं। आपने बोला तो मैं सुना, मुस्कुराते हुए मैं सुना था। मेरा अपमान कर रहे हैं आप। मैं सुन लीजिए, ये जो बोल रहे हैं आप लोग और करेंगे क्या? थोड़ा इनको चुप कराइए ना, बता दो उनको। सूर्या जी, जमाखोर हैं, आप ही के पास आएंगे सूर्या जी, जवाब पूरा होने के बाद आपके पास सीधा। आप किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है क्या इनका? आप वोटरों के रूप में घुसपैठियों को हिंदुस्तान में घुसाना चाहते हैं। अरे आप देश की अनजान आदमी और परिपक्व सवाल यही है कि सिर्फ और सिर्फ ठाकुरबाड़ी को ही क्यों चुना गया? ठीक है सूर्या जी, जवाब लेने दीजिए, बात पूरी करिए, आप बात पूरी करिए नीरज जी अपनी। नहीं, वो बेमतलब का चिल्लाएंगे। सुन लीजिए, इतना इनमेच्योरिटी मत दिखाइए चैनल पे बैठ के। घुसपैठियों को रोकने का काम केंद्र सरकार की सुरक्षा एजेंसियों का होता है, प्रदेश की नहीं। इतना आपको जानकारी हो जाएगा तो चर्चा ही नहीं करेंगे। और दूसरी आइए, जो वोटर आईडी कार्ड आप बनवाते हैं, आधार कार्ड आप करिए ना, बनवाते हैं, पैन कार्ड आप बनवाते हैं, अरे उनको आप वहाँ चुप पर रहिए रोजगार ना, आप दिलवाते हैं, आप सरकारी योजनाओं का पूरा घुसपैठियों को दिलवाते हैं। बंगाल का जो बंगाली है वो आज थका महसूस कर रहा है, क्योंकि मुहर्रम के लिए तो सरकारी आदेश मिल जाते हैं, लेकिन जब देवी पंडाल लगाने की बात होती है, काली पूजा करने की बात होती है, तो आप लोग पंडाल के हिसाब से शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। अपने आप को कहते हैं कि
जानकारी है तो चुप रहिए, आगे फिर देखिए पंडाल पे थोड़ा एक पंडाल बताइए तो जहाँ रोका गया हो, बहुत आप जानकार बैठे हैं। पल्लवी थोड़ा बोलिए, इनको एक पंडाल बता दें जिस पे रोका गया हो सरकार के द्वारा। झूठ बोलते हैं, 4 साल पहले की बात देख लीजिए, 2 साल पहले की बात देख लीजिए। अब आप चुनावी रणनीति के तहत इस समय जो जय श्री राम का जो नारा लगाया जा रहा है उसका भी विरोध कर रहे हैं, क्योंकि आपके मुस्लिम मतदाता खुश जाएंगे ना। क्या हिंदुस्तान में जय श्री राम कहने पे जेल भेजा जाएगा क्या? पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, बंगाल है, करने वाले राम के नाम को बेचने वाले लोग, राम के नाम की दुकान चलाना बंद करिए। उत्तर दीजिए, पंडाल का नाम बताइए, ना बथुआ समुदाय के विषय में उत्तर दिया, ना आप जय श्री राम के विषय में उत्तर देंगे, क्योंकि आपके पास कोई जवाब है ही नहीं। मतलब क्या हो, राम के आप नास्तिक होता हो क्या? बैठिए, मुस्लिम घुसपैठियों के आधार पर जो उनके द्वारा वोट बनाया गया है उस आधार पर चुनाव लड़ते हैं और आप चुनाव जीत रहे हैं, इसीलिए आपको सीएए से इतनी परेशानी है। ठीक है, सवाल सिर्फ यही सूर्या जी बार बार मैं पूछ रही हूँ कि क्या पश्चिम बंगाल के रण को इस बार राम के नाम पे या फिर मथुआ समुदाय को टारगेट करके उन्हें लेकर के इस पूरे रण क्षेत्र को जीता जाएगा? मेरा सवाल बार बार यही है कि इस बार गृह मंत्री वहां पर जिस तरीके से पहुंचे हुए हैं और इससे पहले भी ये समुदाय जिस तरीके से दिल्ली आया था बातचीत करने के लिए गृह मंत्री से, तो अप्रत्यक्ष रूप से सीएए का जिक्र जो है और सीएए का मुद्दा जो है वो इस चुनाव में भी हावी रहेगा। नीरज जी देखिए, कोई मुद्दा इसमें हावी नहीं रहेगा, वहां पे मुद्दा सिर्फ रहेगा बंगाल का जो विकास हुआ है उस पे इन ढोंगियों के ढोंग से बचने का पर्याप्त उपाय तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां पे कर चुके हैं, बंगाल की जनता कर चुकी है। जिसको ये बोल रहे थे महानुभाव कि बंगाल में सभी लोग चले आ रहे हैं, ये शुभेंदु अधिकारी को लोकसभा चुनाव लड़ गए लोग गरिया गरिया के, आपने सुना होगा, चैनल पे भी चलाया होगा। जिनको टिकट नहीं मिलेगा वो इनके पास चले आएंगे और ये बात क्या करेंगे। अब सुनिए, हमको खुला ऑफर देते हैं लोग, ढोंगी लोग, ये इतने बड़े ढोंगी हैं, सिर्फ दूसरे को लेकर आएंगे, इनसे सवाल पूछिए तो आरोप लगाएंगे, सवाल पे सवाल पूछते हैं लोग। 6.5 साल में देश को ये गर्त में पहुंचा दिए और उसके बाद ये बंगाल को इनको बहुत ज्यादा विकास सोच रहे हैं। पहले तो डिसाइड कर लें कि नेताजी सुभाष नीरज जी कह रहे हैं कि 6.5 साल में, और शायद यही वजह है कि इन्हीं सालों में सीए का जिक्र हुआ है, एनआरसी का जिक्र हुआ है, सीए का जिक्र सबसे ज्यादा जो है इन्हीं सालों में हुआ है और शायद यही वजह है कि इसी के तहत गृह मंत्री मथुआ समुदाय के पास में बैठे हुए थे। सूर्या जी, 1860 से ये समुदाय जो है वो इंतजार कर रहा है कि उसे उसका हक मिलेगा, समाज में जो सम्मान है वो मिलेगा, देश में जिस देश में वो रह रहा है उसकी नागरिकता उसे मिलेगी, लेकिन अभी तक उन्हें ये नागरिकता नहीं मिली थी और शायद यही वजह है क्योंकि सीए का जिक्र जो है वो बीजेपी ने सबसे पहले किया है और इसी आधार पर इस रण को भी जीतने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में। देखिए पल्लवी जी, आपने बहुत अच्छा विषय उठाया है, आप समझने की कोशिश करें। 1860 से पहले से कितने पुराना ये मूल निवासी है बंगाल का मथुआ समुदाय। इस मथुआ समुदाय की बात आज भाजपा कर रही है तो आज तृणमूल कांग्रेस को परेशानी हो रही है, कांग्रेस को परेशानी हो रही है, साथ ही सीपीएम को परेशानी हो रही है, समूचा विपक्ष इस समय तिलमिलाया हुआ है। केंद्र के अंदर जो पिछले 50-60 साल में सरकारें रही हैं, 65 साल में सरकारें रही हैं, उन्होंने कभी भी समुदाय के विषय में बात नहीं की। अटल जी के समय में भी, जब अटल जी इस देश के अंदर प्रधानमंत्री थे, तब भी उन्होंने मथुआ समुदाय के विषय में संसद के अंदर एक प्रस्ताव लाए थे कि इस जो समुदाय है, इस समुदाय के उत्थान के विषय में सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। तब उस समय में पश्चिम बंगाल के अंदर सीपीएम की सरकार थी और वो लोग और इसके अलावा टीएमसी, इन सब लोगों का जो ध्यान रहा है वो केवल और केवल बांग्लादेशी घुसपैठियों का रहा है। ये लोग बांग्लादेशी घुसपैठियों को सरकार सीमाएं पार करा के हिंदुस्तान में लेके आते हैं, उनको वोटर आईडी कार्ड देते हैं, आधार कार्ड देते हैं, पैन कार्ड बनवाते हैं, उनको वहां पे जमीनी खरीद फरोख्त का लाइसेंस मिल जाता है, फिर वो धीरे धीरे जो बंगाली समाज है उसका हक छीनना शुरू कर देते हैं। वहां पर सरकारी योजनाओं का लाभ घुसपैठिए उठाते हैं, लेकिन मथुआ समुदाय के विषय में ना तो दर्द हुआ कांग्रेस को, ना दर्द हुआ सीपीएम को जिसने 30 साल राज किया, और ना ही अब दर्द हुआ 10 साल से तृणमूल कांग्रेस को। और जब बंगाल के अंदर जाकर देश का गृह मंत्री कहता है हमारे अपने लोगों से, वो हमारे अपने हैं, मैं मथुआ समुदाय के लोगों को बोलता हूँ, वो हमारे अपने हैं, हमारे अजीज हैं, हमारे प्यारे हैं,
उन लोगों का जीवन स्तर सुधारने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कमिटेड है। और आने वाले समय में हम लोग मतुआ समुदाय को नागरिकता भी देंगे। यही कारण है कि CAA के अंदर प्रावधान किया गया है। बहुत सारे विषय ऐसे आने जा रहे हैं जिसमें कि इस देश के अंदर जो भी घुसपैठिए घुसे हुए हैं उनको भगाया जाए। मैं आपका ध्यान एक बात और दिलाना जिस हक को पाने के लिए मतुआ माता ने 2010 में सुनिए, ममता एक मिनट बनर्जी और के सुन सर लीजिए पे मेरी हाथ बात को, रखा 30 था, सेकंड और वो बात। हक सिर्फ इस 30 समुदाय सेकंड। को नहीं मिला। और अब ये समुदाय पूरी तरीके से, क्योंकि CAA का जिक्र अब हो चुका है, तो ये समुदाय पूरी तरीके से बीजेपी के पाले में चला गया है। डर सत्ता जाने का। अपनी बात रखना चाहता हूं। देखिए, आपको याद होगा पल्लवी जी सिर्फ 30 जब सेकंड और चुनाव आएगा ना, ठीक है, अभी आते हैं सूर्य प्रकाश जी, बात पूरी करिएगा आप पल्लवी जी अपनी। 30 सेकंड और दीजिए। जवाब जब बिल्कुल चुनाव बिल्कुल आता है ना। अच्छा ठीक है नीरज जी, पहले सूर्य जी को ही बात पूरी कर लेने दीजिए। करिए बात पूरी सूर्य जी। बुजुर्ग आदमी है, बोल लीजिए। जिस प्रकार मतुआ समुदाय को इग्नोर किया गया पिछले 60 साल 70 साल में, उसी प्रकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इग्नोर किया गया। उनके विषय में जो फाइलें थी वो सीक्रेट फाइल, उसको भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आते ही सीक्रेट से ओपन कर दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए हमने पराक्रम दिवस मनाया। उसके अलावा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में सदैव हम लोगों ने कुछ ना कुछ कार्य किया है। बंगाल के अंदर दुर्भाग्य है ये बंगाल का कि बंगाल के अंदर चाहे वो कांग्रेस रही हो, चाहे वो CPM रही हो, और चाहे वो तृणमूल कांग्रेस, उन्होंने बंगाल की संस्कृति को कभी भी सहेजा नहीं है। ये लोग केवल घुसपैठियों पे ध्यान देते हैं और अपनी राजनीति को चमकाते हैं। ठीक है सूर्य जी, आपने 30 सेकंड मांगे थे सूर्य जी। देखिए आपकी बात पूरी करने का आपको मौका दिया। नीरज जी की बात पूरी हो जाने दीजिए सूर्य जी। नीरज जी बात पूरी करिए। बंगाल माफ नहीं करेगा। एक चीज पहले ये बताइए कि बंगाल में या देश में 200 साल ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विचारों को मान के चलेंगे या श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के सिद्धांत को मानेंगे? जरूर होवे, ध्यान रखना। अगर इसमें दोनों को मानेंगे तो असंभव है चल पाना। एक में किसको ये मानेंगे? सूर्य प्रकाश जी थोड़ा बताइए, आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के सिद्धांतों पे चलेंगे या नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के सिद्धांतों पे? क्यों भैया, दोनों ही इस देश के हुतात्मा हैं, दोनों ही मां भारती के पुत्र हैं। नहीं 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 प्रश्न कर रहे हैं नीरज जी। नहीं भाई साहब, नहीं। 42 के आंदोलन को विरोध किए थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। बंग भंग में कि वो अंग्रेजों का साथ दिए थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी विरोध करते थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। अब कोई इसमें टेक्निकल फॉल्ट फंस गया भाई, या फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के टेक्निकल फॉल्ट फंस गया कि तेरा वैभव अमर रहेगा। नहीं, तेरा वैभव तो अमर रहेगा माँ, ऐसी बात नहीं है। माँ का वैभव अमर रहेगा, लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी नहीं बंग भंग आंदोलन में अंग्रेजों के साथ चले गए थे। अंग्रेजों से लड़ते हुए, अब आइए अंग्रेजों से लड़ते हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, अरे जिस समुदाय को 1860 से दरकिनार किया जा रहा था, उस समुदाय के मुद्दे पर आप दोनों पार्टियां अभी तक बात करने के लिए अच्छे तरीके से तैयार नहीं है। भले ही CAA का मुद्दा उठा करके गृह मंत्री ने सीधे तौर पर इस समुदाय के बीच में जाने की कोशिश की हो, लेकिन जवाब कोई नहीं देना चाहता कि हक आखिर क्यों नहीं मिला इस समुदाय को 18 से 60। नीरज जी, पार्टियां आई और चली गई, दावे और वादे बहुत सारे किए गए, लेकिन इससे कोई भी पार्टी डिनाई नहीं कर सकती, इनकार नहीं कर सकती कि फायदा सिर्फ इस समुदाय का सारी पार्टियों ने उठाया है, लेकिन जो हक मिलना चाहिए था उससे यह समुदाय वंचित रहा है। पिछले 10 साल से नीरज जी आप लोग बैठे हुए हैं सत्ता में। मतुआ समुदाय का बेहतर सपोर्ट समर्थन रहता है तृणमूल कांग्रेस को, ममता बनर्जी जी को। केंद्र सरकार, राज्य सरकार के अधीनस्थ जितने भी व्यवस्थाएं हैं उसके अधिकार में है, वो मतुआ समुदाय को दिया जाता है। रही बात उनकी नागरिकता की, अदर जो चीजें हैं यह सेंट्रल गवर्नमेंट की फॉल्ट है। नीरज जी बेहद नहीं, नीरज जी ये बेहद सोचनीय है। 1860 से ये समुदाय सिर्फ अपने हक का इंतजार कर रहा है। आज जब हर नागरिक को हम बोलते हैं कि हर देश का हर नागरिक एक समान है, ये समुदाय इस देश से खुद को अलग समझता है। सूर्य प्रकाश जी, आखिरी प्रतिक्रिया आपकी तरफ से, समय की कमी है। देखिए पल्लवी जी, इनके पास आपने खुद देख लिया, इनके पास कोई तथ्य नहीं है। इन्होंने मतुआ पे बोलिए महाराज, मतुआ पे बोलिए, हमारे पास मत आइए। और बंगाली अस्मिता भी नहीं आते हैं, मतुआ पे आइए। इन्होंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ गुंडाराज फैलाया है, बेरोजगारी फैलाई है। ठीक है, तो बीजेपी अगर सत्ता में आती है तो ये माना जाए कि CAA के जरिए ही आएगी और इस समुदाय को उसका हक मिलेगा जिसका ये लोग 18 से 60 से इंतजार कर रहे हैं और जिसकी ख्वाहिश उन्होंने 2019 में ममता सरकार से रखी थी। सूर्या जी
हाँ या ना में जवाब। जी, इस समुदाय को उसका हक मिलेगा अगर आप लोग सत्ता में आते हैं, जिस हक के चाह में बिल्कुल उन्होंने मिलेगा। 2010 में मैं ममता जी को अपना आपके समर्थन दिया था। माध्यम से मथुआ समुदाय के मेरे मित्रों को, मेरे भाइयों को, मेरे देशवासियों को इतना कहना चाहूंगा कि इस बार बंगाल के अंदर 200 पार होगा और मथुआ समुदाय को उसका सम्मान पूरे सम्मान के साथ वापस किया जाएगा। मथुआ समुदाय इस देश के अंदर, इस देश की मिट्टी का अभिन्न अंग है और मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि मथुआ समुदाय को उनकी जो नागरिकता है वो वापस मिलेगी और उनको पूरे सम्मान से भारत की हर योजना में, हर नौकरी में हिस्सेदारी मिलेगी। ये मैं आपको वादा जी बहुत बहुत शुक्रिया। टीएमसी के प्रदेशाध्यक्ष नीरज राय और सूर्य प्रकाश मिथिल बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए लाइव जुड़े हुए थे। आज पश्चिम बंगाल में देश के गृह मंत्री अमित शाह ठाकुरबाड़ी पहुंचे हुए थे और वहां पर पहुंचकर उन्होंने पश्चिम बंगाल की जनता को संबोधित किया। और आपको बताते चलें कि जनता को संबोधित करते हुए सीधे तौर पर मथुआ समुदाय को वहां पर टारगेट किया गया। मथुआ समुदाय पश्चिम बंगाल की राजनीति में बेहद अहमियत रखता है क्योंकि 2010 में इसी समुदाय की वजह से ममता बनर्जी सत्ता में आई थी और पिछले 10 साल से वो पश्चिम बंगाल के ने उन्हें सर माथे पर बिठाया हुआ है। लेकिन सीए के जरिए जिस तरीके से गृह मंत्री ने सीधे इस समुदाय को टारगेट करने की कोशिश की, देखने वाली बात यह होगी कि भगवा के परिवर्तन रैली के जरिए इस समुदाय में कुछ परिवर्तन होता है या नहीं, इसको इसका हक मिलता है या नहीं, जिस हक के लिए ये 1860 से बैठे हुए हैं और सत्ता का मुंह ताक रहे हैं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आर्या न्यूज़।